बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ न्यूप्लेजिया। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूप्लेजिया की रिवीजन वीडियोस। इन वीडियोस को देखने से क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आपने न्यूप्लेजिया को पढ़ा है और ये वीडियो देख लोगे तो आपको न्यूप्लेजिया की रिवीजन हो जाएगी, और इस तरह ये एग्ज़ाम के अंदर या कोई भी आपका न्यूप्लेजिया का असेसमेंट टेस्ट वगैरह है तो आप इन वीडियोस को देख के अपने कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हो और कम टाइम में ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले 60 से लेकर 70% ऑडियंस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती, तो सब्सक्राइब करके वीडियो देखोगे, इसमें आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि जब भी हम न्यू प्लेजिया के मजीद पार्ट्स वगैरह या न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। उसका भी तरीकाकार ये है कि आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं न्यू प्लेजिया के पार्ट 1 को। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम न्यू प्लेजिया को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यू प्लेजिया की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। अब न्यू प्लेजिया की डेफिनेशन मॉलिक्यूलर लेवल पर भी होती है और एक प्री मॉलिक्यूलर लेवल पर भी होती है। तो प्री मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर हम इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं और मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर हम इसके जीन्स म्यूटेशन की बात करते हैं। तो मैंने दोनों डेफिनेशन लिखी हुई है और आप इन डेफिनेशन को यहाँ से नोट कर सकते हो। ठीक हो गया। प्री मॉलिक्यूलर डेफिनेशन के अंदर न्यू प्लेजिया को किस तरह से डिफाइन किया जाता है कि पहली बात, न्यू प्लेजिया, न्यू का मतलब होता है न्यू, प्लाज्मा प्लेजिया का मतलब होता है ग्रोथ, और न्यू प्लेजिया का वैसे लिटरल मीनिंग होता है न्यू ग्रोथ। ठीक हो गया, न्यू ग्रोथ। तो यहाँ पर आपको न्यू ग्रोथ नजर आ रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर लूँ उसको, ज़्यादा जूम हो गया। ठीक है। तो न्यू प्लेजिया का मतलब होता है न्यू ग्रोथ, और न्यू प्लाज्म का मतलब होता है कि ऐसा सेल या स्ट्रोमा, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी टिश्यू के अंदर या किसी भी ऑर्गन के अंदर दो टाइप के टिश्यू या सेल होते हैं। एक होते हैं सपोर्टिंग टिश्यू, एक होते हैं पैरेनकाइमल फंक्शनल। तो फंक्शनल को पैरेनकाइमल, और जो उसके सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमल सेल्स। इन दोनों का मजमुआ और न्यू ग्रोथ हो उसके अंदर तो उसको बोलती है न्यू प्लाज्म। अब न्यू प्लेजिया के जो मॉलिक्यूलर या प्री मॉलिक्यूलर डेफिनेशन आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ, बल्कि यहाँ से दिखा देता हूँ कि प्री मॉलिक्यूलर डेफिनेशन के अंदर न्यू प्लेजिया की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। कि पहली बात है कि एबनॉर्मल मैस ऑफ द टिश्यू है जिसकी ग्रोथ एक्सेसिव है, जिसकी ग्रोथ नॉर्मल टिश्यू से अनकोऑर्डिनेटेड होती है। तीसरी बात ये परसिस्टेंट होता है, मतलब अगर आप इसका कोई जो ग्रोथ स्टिमुलेटिंग या कोई ग्रोथ प्रोवोकिंग स्टिमुलस है, मतलब कोई ऐसा स्टिमुलस जो उसकी ग्रोथ को बढ़ा रहा था, तो वो अगर इसको रिमूव कर भी दे तब भी इसकी ग्रोथ को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये परसिस्टेंट, ऑटोनोमस होता है, खुद ब खुद ग्रो करता है, अनकोऑर्डिनेटेड होता है, एक्सेसिव ग्रोथ होती है। तो ये हो गया इसकी प्री मॉलिक्यूलर डेफिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन होती है मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर। तो मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर हमें इसकी डेफिनेशन किस तरह से देखने को मिलती है? मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर हम किसी न किसी जीन की म्यूटेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको इसकी वही प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है जो ऊपर लिखी हुई थी प्री मॉलिक्यूलर के अंदर। लेकिन मॉलिक्यूलर के अंदर आपने क्या रखना है, यहाँ पे म्यूटेशन इन प्रोजेनिक सेल। ठीक हो गया, म्यूटेशन इन प्रोजेनिक सेल। अब आपको एक बात बता दूं कि जो म्यूटेशन होती है हमारी बॉडी के दो टाइप के सेल के अंदर हो सकती है, मतलब हमारी बॉडी के सोमैटिक सेल्स और जर्म लाइन सेल्स, इन दोनों के अंदर म्यूटेशन हो जाती है। अगर हमारी बॉडी के सोमैटिक सेल के अंदर म्यूटेशन होती है तो वो दो चीज़ें कॉज करवा सकती है। ठीक है, या तो वो कंजेनिटल एनॉमली कॉज कर सकती है या फिर न्यूप्लेजिया, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये इनहेरिटेड नहीं होती। लेकिन अगर जर्म लाइन सेल के अंदर म्यूटेशन होती है तो वो न्यूप्लेजिया में भी शायद कॉज करवा दे, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन तक फैल सकती है। तो जो म्यूटेशन होती है सोमैटिक सेल के अंदर तो वो नेक्स्ट जनरेशन तक चली जाती है, और जो जर्म लाइन सेल के अंदर होती है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, सोमैटिक सेल के अंदर म्यूटेशन आगे नहीं पहुंच पाती, बल्कि वो न्यूप्लेजिया या कंजेनिटल एनॉमली जिस तरह डाउन सिंड्रोम वगैरह, ट्राइसोमी 18, इसके ट्राइसोमी 13, क्लाइनफेलर टर्नर, ये सिंड्रोम काज करवा सकती है और न्यूप्लेजिया काज करवा सकती है। लेकिन जो म्यूटेशन होती है जर्म लाइन सेल में वो आगे नेक्स्ट जनरेशन तक फैल सकती है। तो ये प्री मॉलिक्यूलर डेफिनेशन के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज, और मॉलिक्यूलर डेफिनेशन के अंदर म्यूटेशंस होती है इसकी प्रोजेनिक सेल के अंदर, स्पेसिफिकली इसके सोमैटिक सेल के अंदर। अब कौन कौन से जीन्स इंपॉर्टेंट होती है म्यूटेशन के एस्पेक्ट के हवाले से? तो मैं अगर यहाँ से देखूँ तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, मैंने किताब को थोड़ा मोड़ लिया है। तो कौन कौन से जीन के अंदर म्यूटेशन होनी चाहिए? आपको पता है कि म्यूटेशन दो टाइप की होती है। एक ऐसी म्यूटेशन जिसमें हमारी जो प्रोटीन प्रोडक्ट बनती है उसका फंक्शन कुछ ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो इस टाइप की म्यूटेशन को बोलते हैं गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। तो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन के अंदर किसी भी जीन की प्रोडक्ट होती है उसकी क्वांटिटी या उसका फिजियोलॉजी या एनाटॉमी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनका फंक्शन यानी जो इस तरह से अल्टर होते हैं, यानी किसी जीन के अंदर म्यूटेशन इस तरह से होती है कि म्यूटेशन के बाद उनकी प्रोटीन प्रोडक्ट का फंक्शन कम हो जाता है, एनाटॉमिकली भी उनका सिग्निफिकेंस कम हो जाती है। तो ऐसे जीन को, ऐसी टाइप की म्यूटेशन को बोलते हैं लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। तो कैंसर के अंदर या न्यूप्लेजिया की मॉलिक्यूलर डेफिनेशन के अंदर आपने गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन और लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन को मैंशन करना है। जो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी वो प्रोटोन को जीन के अंदर होगी, और लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है वो हमारे ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर होती है। इसके साथ प्रो अपप्टोटिक फैक्टर, एंटी अपप्टोटिक फैक्टर, डीएनए रिपेयर जीन्स, इनके अंदर भी म्यूटेशन होती है जो हमने 1 बाय 1 पढ़ने हैं इसके हॉल मार्क्स ऑफ कैंसर के अंदर।
तो अभी तो मैंने आपको बता दिया कि मॉलिक्यूलर और प्री मॉलिक्यूलर डेफिनेशन। अब कैंसर की स्टडी को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी, यानी द स्टडी ऑफ ट्यूमर या न्यू प्लाज्म इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। अब यह न्यू प्लाज्म का मतलब होता है कि किसी भी कोई भी नया टिश्यू बना है, उसका पैरेन्काइमा और स्ट्रोमा और इसके अंदर न्यू ग्रोथ हुई है और वो एबनॉर्मल एक्सेसिव है, तब इसको न्यू प्लाज्म बोलते हैं। न्यू प्लाज्म का दूसरा वर्ड होता है ट्यूमर। लेकिन एक ट्यूमर हमने पढ़ा था, उस ट्यूमर को बोलते हैं स्वेलिंग इन इन्फ्लेमेशन, कि इन्फ्लेमेशन में स्वेलिंग होती है तो उसको भी ट्यूमर बोलते थे। लेकिन न्यू प्लाज्म वाला ट्यूमर जिसके अंदर एबनॉर्मल एक्सेसिव अनकोऑर्डिनेटेड यूबिक्यूटस नहीं, ऑटोनोमस ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक हो गया, तो ये होता है चीज़, इसमें ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके बाद पता था कि किसी भी टाइप का ट्यूमर हो, चाहे हमारे जर्म लाइन का सेल हो या किसी भी ऑर्गन का ट्यूमर हो, ठीक है, तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी ट्यूमर के, किसी भी न्यू प्लाज्म के। एक तो उसके अंदर पैरेन्काइमा होता है और इसका एक स्ट्रोमा होता है। ठीक हो गया, जिसका जो पैरेन्काइमा होता है असल में क्या होते हैं, वो न्यू प्लास्टिक सेल्स होते हैं जो असल में ज़्यादा प्रोलिफरेटिंग होते हैं, जो असल में प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। और दूसरा इसका कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा में आपको सिंपल कनेक्टिव टिश्यू ब्लड वेसल्स देखने को मिल सकती है। ठीक हो गया, और इसके साथ साथ ब्लड वेसल के साथ साथ आपको जो अडाप्टिव और हमारे इनेट इम्यून सिस्टम, इसके सेल भी देखने को मिल सकते हैं। तो फिर ये तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेगी स्ट्रोमा के अंदर। अब जो होता है हमारा पैरेन्काइमा होता है, तो पैरेन्काइमा की जो ग्रोथ होती है, यानी जो पैरेन्काइमा की जो सिग्निफिकेंस है, पैरेन्काइमा को ही देखने के बाद हम ट्यूमर की क्लासिफिकेशन करते हैं और ट्यूमर के बायोलॉजिकल बिहेवियर करते हैं। तो पैरेन्काइमा की क्या सिग्निफिकेंस होगी, बायोलॉजिकल बिहेवियर और क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर। जबकि हमारे जो होता है स्ट्रोमा की क्या सिग्निफिकेंस होती है, स्ट्रोमा को देखने के बाद हम ट्यूमर की ग्रोथ को या ट्यूमर की सेपरेट को, जिसको आप कहते हो कि पहले किसी चीज़ पर कब्जा करना, इन्वेजन, और कब्जा करने के बाद एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो ये दोनों चीज़ें डिसाइड करती है इसके ग्रोथ फैक्टर नहीं, इसका कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा। तो ये इन दोनों की अलग अलग सिग्निफिकेंस होती है। ठीक हो गया, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नॉर्मली होते हैं मोस्टली जो ट्यूमर होते हैं, ट्यूमर के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है रिलेटिवली कम होता है, जो न्यू प्लास्टिक सेल्स होते हैं वो सॉफ्ट और फ्लैशी होता है। तो इस टाइप के ट्यूमर को बोलते हैं मेडुलरी। ठीक हो गया, क्या बोलते हैं उसको, मेडुलरी। जबकि एक होता है जबकि जिसके अंदर आपको एबेंडेंट कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा देखने को मिलता है, तो वो होते हैं डेस्मोप्लेजिया। ठीक हो गया, तो डेस्मोप्लेजिया जो होते हैं स्टोनी हार्ट होते हैं, इतने ज़्यादा स्टोनी हार्ट होते हैं। इसकी फेमस एग्जांपल या बेस्ट एग्जांपल है फीमेल ब्रेस्ट का जो होता है कार्सिनोमा होता है, फाइब्रोएडिनोमा आप बोल सकते हो उसको। ठीक हो गया, तो ये एग्जांपल है डेस्मोप्लेजिया की, या मेडुलरी आगे नेक्स्ट में आ जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब बिनाइन ट्यूमर की पहली बात यह है कि लोकलाइज होते हैं, अपने स्पेसिफिक साइट के ऊपर लोकलाइज होती है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर लोकलाइज नहीं होते, बल्कि अपने जो सराउंडिंग एरिया उसको इन्वेड करते हैं, कब्जा करते हैं, कब्जा करने के बाद ये मेटास्टाइज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे फैल जाते हैं। तो ये लोकलाइज्ड होते हैं, जबकि वो लोकलाइज नहीं होते, वो इन्वेजन करते हैं, मेटास्टेसिस करते हैं। चूंकि ये लोकलाइज्ड होते हैं तो इनको सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है विद गुड आउटकम्स। लेकिन ये चूंकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं ये क्या होते हैं, ये लोकलाइज नहीं होते, इन्वेड करते हैं, मेटास्टाइज करते हैं। तो इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा लीथल होते हैं, उनको सर्जिकली रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब यहाँ पर आपको कुछ एक्सेप्शन भी देखने को मिलते हैं इस प्रिंसिपल को, कि मैंने बोला था कि जो बिनाइन ट्यूमर है उनको सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि अगर बिनाइन ट्यूमर उस जगह पे बन जाए जो हमारा क्रिटिकल एरिया है, फॉर एग्जांपल बिनाइन ट्यूमर अगर ब्रेन का हो तो वो डेथ भी कॉज कर सकता है। ठीक हो गया, और यहाँ पर मोर्टेलिटी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके बाद अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर को सिंपली हम बोल सकते हैं कलेक्टिवली कैंसर बोलते हैं। कैंसर क्यों का, क्योंकि कैंसर एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है जिसका नाम है क्रैब। जो क्रैब होता है वो किसी भी पार्ट पर जाके, यानी कोई भी जगह मिलती है, कोई भी चीज़ मिलती है उस पर चिपक जाता है। ठीक है, तो इसी तरह जो रैंडम मैनर में जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो क्रैब की तरह चिपक जाते हैं किसी भी जगह पर। दैट इज वाई दे आर आल्सो कॉल्ड कलेक्टिवली कॉल्ड कैंसर। ठीक है, कैंसर बोलते हैं। अब कहते हैं कि अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर को स्टेज 1 पर या कम स्टेज पर पहचान लें, उनको रिकॉग्नाइज कर ले, तो अब इनको एक्साइज करना काफ़ी ज़्यादा आसान का होता है एज कम्पेयर टू द लेट स्टेज ट्यूमर या कैंसर। अब इनकी नोमेनक्लेचर को पढ़ लेते हैं। जो बिनाइन ट्यूमर का जो नोमेनक्लेचर होता है वो डिपेंडिंग अपॉन हम किस सेल को पढ़ रहे हैं, एपिथेलियल सेल को या मेसेनकाइमल का मतलब कनेक्टिव टिश्यू सेल को पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं मेसेनकाइमल सेल्स को, तो मेसेनकाइमल सेल्स के लिए हम क्या ऐड करते हैं, बिनाइन ट्यूमर की नोमेनक्लेचर में हम एक सफिक्स ONA ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मेसेनकाइमल सेल्स नजर आ रही होगी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, तो उनका ट्यूमर होता है फाइब्रोमा। और अगर एडिपोस टिश्यू है तो लाइपोमा। अगर कार्टिलेजिनस टिश्यू है, जो कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है, तो कॉन्ड्रोमा, या बोन है तो ओस्टियोमा। तो ये मेसेनकाइमल सेल्स आपको नजर आ रही होगी। ठीक हो गया, तो यहाँ पर ऊपर हेडिंग है कंपोस्ट ऑफ 1 पैरेन्काइमा, जिनमें एक ही पैरेन्काइमल सेल
टाइप देखने को मिलती होती है। इसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि ब्लड वेसल और उसकी सर्फेस कवरिंग, जिस तरह ब्लड वेसल को हिमेंजियोमा, लिम्फ वेसल को लिम्फेंजियोमा, मेसोथीलियम, बिनाइन फाइब्रस ट्यूमर। अब आपको ये थोड़ी सी एक्सेप्शन देखने को मिलेगी। अगर हम मीडियम रॉबिन्स को पढ़ते हैं तो मीडियम रॉबिन्स के अंदर ये वाली जगह खाली है, मतलब इसका कोई बिनाइन ट्यूमर लिखा हुआ नहीं है मेसोथीलियम का, लेकिन यहाँ पे बिनाइन फाइब्रस ट्यूमर लिखा हुआ है, तो आपने इसको फॉलो करना है। ब्रेन कवरिंग का होगा तो उसको बोलेंगे मेनिंजियोमा। एक बात आप नोट करियो कि OMA लगा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बिनाइन ट्यूमर, कुछ ऐसे होते हैं ट्यूमर या कुछ ऐसे सेल का ट्यूमर होता है जो बिनाइन नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया हुआ है, हेमाटोपोइटिक और लिम्फोइड, इनके सेल हमेशा मेटास्टाइज करते हैं, ब्लड के जरिए फैल जाती है, तो इनका बिनाइन ट्यूमर एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह हमारे बेजल सेल्स होते हैं स्किन के, जिनको एडनिक्सा बोलते हैं, उनका भी बिनाइन ट्यूमर नहीं होता। इसी तरह टेस्टिकुलर जर्म सेल है, इनका भी कोई बिनाइन ट्यूमर नहीं होता। तो जिन पर मैंने क्रॉस लगाए हुए हैं ये इन टिश्यू के बिनाइन ट्यूमर एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि इनके सिर्फ मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, तो आपने इनको नोट कर लेना है। तो एक चीज़ आपने पढ़ ली कि जो मैलिग्नेंट बिनाइन ट्यूमर है, स्पेसिफिकली हमारे जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं उनका नोमेनक्लेचर डिपेंडेंट होता है सफिक्स OMA के ऊपर। और जो जैसे आपको मैंने एग्जांपल दे दी फाइब्रोमा की, कॉन्ट्रोमा की। ओके, अगर हम बात करते हैं एपिथेलियल सेल्स का, तो एपिथेलियल सेल्स का जो नोमेनक्लेचर है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। किसी को हम ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ओरिजिन की बेस पर नाम देते हैं, या किसी को हम करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस, और किसी को मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब आपको नेकेड ऐसी नज़र नहीं आएगी, मैक्रो का मतलब ग्रॉसली विजिबल होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एडिनोमा की, तो एडिनोमा का क्या मतलब है, OMA लगा हुआ है, इसका मतलब ये कोई हमारा बिनाइन ट्यूमर है। एडिनोमा का मतलब ऐसा बिनाइन एपिथेलियल न्यूप्लाज्म या ट्यूमर होता है जो या तो ग्लैंडुलर टिश्यू से डिराइव्ड होता है या ऐसे टिश्यू से डिराइव्ड होता है जो ग्लैंडुलर टिश्यू जैसा बिहेव करते हैं। तो एनाटॉमिकली या स्ट्रक्चरली अगर हमें ग्लैंडुलर टिश्यू देखने को मिले तो उसको बोलते हैं एडिनोमा। ठीक है, एडिनोमा, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल इसकी अगर मैं यहाँ पे आपको दूँ एडिनोमा, तो एडिनोमा आपको नज़र आ रहा होगा जो ग्लैंड्स होते हैं जिन्होंने सिक्रेशन प्रोड्यूस करनी है, सलाइवरी ग्लैंड का एडिनोमा, ठीक हो गया, तो ये एडिनोमा हो जाएगा। इसी तरह किडनी के अंदर भी आपको एडिनोमा देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ ना कुछ सिक्रेशन वगैरह, या सिक्रेशन ना भी हो लेकिन वो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जैसा बिहेव करे, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जैसा बिहेव करना चाहिए। तो जैसे रीनल ट्यूबुलर एडिनोमा, ब्रोंकियल एडिनोमा, लीवर का हिपैटिक एडिनोमा, तो ये एडिनोमा की एग्जांपल्स आना शुरू हो गई हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद दूसरा जो हम वर्ड यूज़ करते हैं बिनाइन, इसके लिए बिनाइन एपिथेलियल ट्यूमर के लिए या बिनाइन एपिथेलियल न्यूप्लाज्म के लिए, वो है पेपिलोमा। पेपिलोमा का मतलब होता है कि फिंगर लाइक वाटी प्रोजेक्शंस होती है एपिथेलियल सरफेस के ऊपर। तो सिंपल ब्रीफ सी अगर हो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो तो उसको बोलते हैं पेपिलोमा। अगर आप इसको देखो एडिनोमा को, तो एडिनोमा में ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जैसा बिहेव कर रहा, तो आपको नजर आ रहा होगा। वैसे ये पोलिप की एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे मुझे इसे दिखाना नहीं चाहिए था उसको। तो मैंने आपको बताया पेपिलोमा। पेपिलोमा क्या होता है कि आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलती है म्यूकोजा से, तो वो होता है ऐसा बिनाइन एपिथेलियल ट्यूमर को बोलते हैं पेपिलोमा। एग्जांपल क्या, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में स्क्वेमस सेल पेपिलोमा। इसी तरह पेपिलोमा आपको ग्लैंडुलर टिश्यू का भी देखने को मिल सकता है, उनकी डक्ट का भी देखने को मिल सकता है। इसी तरह जो ये पेपिलोमा है ये किडनी जो सॉरी ये जो होते हैं, हाँ, किडनी के एपिथेलियम होते हैं, यूरिनरी ट्रैक के एपिथेलियम होते हैं, जिनको बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ट्रांजिशनल सेल पेपिलोमा भी देखने को मिल सकता है। तो तीसरा नोमेनक्लेचर है वो पेपिलोमा के बाद आता है, वो है सिस्ट एडिनोमा। सिस्ट एडिनोमा का मतलब है यहाँ पे आपको सिस्टिक मैसेज देखने को मिलेंगे। वो बेस्ट एग्जांपल है ओवरी, तो ओवरी के अंदर आपको सिस्टिक मैसेज देखने को मिलते हैं। तो ये एग्जांपल होगी सिस्ट एडिनोमा की, ठीक हो गया, सिस्ट एडिनोमा। अब यहाँ पे सिस्ट एडिनोमा को उन्होंने इसी तरह से मेंशन नहीं किया हुआ, बल्कि यहाँ पे किया हुआ है सिस्ट एडिनोमा। तो यहाँ पर सिस्ट एडिनोमा असल में एग्जांपल है किसकी, ओवरी की। और ओवरी भी आपको पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आते हैं ओवरी भी। इसके बाद कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने पैपिलरी प्रोजेक्शन प्रोड्यूस की होती है, ठीक है, यानी जो सिस्टिक मैसेज होते हैं, सिस्टिक मैसेज के अंदर पैपिलरी प्रोजेक्शन फिट की होती है, तो उनको बोलते हैं पैपिलरी सिस्ट एडिनोमा, ठीक है, पैपिलरी सिस्ट एडिनोमा। अब इसके बाद लास्ट है कि अगर आपको ग्रोसली विजिबल हो, जो इससे पहले वाली थी वो मे भी आपको ग्रोसली विजिबल ना होती, लेकिन जो ये वाली अब मैं बात करने वाला हूँ ये आपको ग्रोसली विजिबल होगी, नेकेड आई से भी आप देख सकते हो। तो ये जो नेकेड आई से जो विजिबल होता है, जो ग्रोस विजिबल जो प्रोजेक्शंस होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पोलिप। और अगर पोलिप ग्लैंडुलर टिश्यू जैसा बिहेव करे या उसके पास ग्लैंडुलर टिश्यू हो एनाटॉमिकली या फंक्शनली, तो उसको बोलते हैं हम एडिनोमेटस पोलिप, यानी एडिनोमा प्लस पोलिप। पोलिप क्यों कहा, क्योंकि आपको विजिबल ग्रॉस प्रोजेक्शन देखने को मिलती है। इससे पहले वाली में भी आपको नेकेड प्रोजेक्शन ना देखने को मिले, यानी आप नेकेड आई से ना देख सकते हो, लेकिन आपको ये वाली ग्रॉसली विजिबल होगी। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल आती है कि इसका कोलोनिक पोलिप, ठीक है, कोलोन की जो पोलिप होता है, यहाँ से भी आप एग्जाम्पल नोट कर सकते हो पोलिप की। तो यहाँ पे पोलिप की एग्जाम्पल, यहाँ पे पोलिप ऐसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल में दिया मानिए पोलिप सही तरह से, यहाँ पे हाइड्रोथेरिडिफॉर्म मोल्ड, एडिनोमा, सिस्ट एडिनोमा,
ठीक है। ये पैपिलोमा एक्सप्लेन किया हुआ, लेकिन यहाँ पे पॉलिप की एग्जांपल नहीं दी गई, तो पॉलिप की एग्जांपल आपने यहाँ से नोट करनी है। तो ये कोलोन का जो पॉलिप होता है, ठीक है, या गैस्ट्रिक पॉलिप भी हो सकता है, स्टोमक का भी पॉलिप हो सकता है, गैस्ट्रिक पॉलिप या कोलोनिक पॉलिप। तो ये एग्जाम्पल में आता है किसकी, इसी के एग्जाम्पल में आता है पॉलिप की। और अगर पॉलिप ग्लैंडुलर टिश्यू जैसा बिहेव करे तो उसको बोलते हैं एडिनोमेटस पॉलिप, और इसकी भी एग्जाम्पल बेस्ट एवर एग्जाम्पल है वो कोलोन की। ठीक हो गया। तो ये तो नोमेनक्लेचर था बिनाइन ट्यूमर का। अब जो मैलिग्नेंट ट्यूमर का जो नोमेनक्लेचर होता है वो भी डिपेंडेंट होता है कि अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, हम मीजनकाइमल टिश्यू की बात कर रहे हैं या फिर उसकी एपिथेलियल की। तो स्पेसिफिकली हमारे जो सॉलिड मीजनकाइमल टिश्यू होते हैं उनकी अगर नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सार्कोमा, ठीक है, मीजनकाइमल के लिए सार्कोमा ऐड करते हैं वो, जबकि जो एपिथेलियल है उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कार्सिनोमा। और ऐसे मीजनकाइमल सेल्स जो ब्लड से डिराइव्ड होती है तो उनके लिए हम स्पेशलाइज्ड नेम देते हैं। ल्यूकेमिया हो गया जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स के लिए, और जो लिम्फोमा हो गया स्पेसिफिकली लिम्फोसाइट उनके प्रीकर्सर के लिए हो गया। तो यहाँ पे इनकी एग्जांपल को देख लेते हैं। जबकि एपिथेलियल सेल्स के लिए कार्सिनोमा, जैसे मीजनकाइमल के लिए सार्कोमा, फाइब्रोसार्कोमा, लाइपोसार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, कॉन्ट्रोसार्कोमा, ब्लड वेसल के लिए एंजियोसार्कोमा, लिम्फेंजियोसार्कोमा, ठीक है, उन्होंने सार्कोमा ऐड किया हुआ है। ये ब्लड वेसल की कवरिंग की बात कर रहे हैं, इनके सेल की बात नहीं कर रहे। जबकि हिमाटोपोटिक्स के लिए ल्यूकेमिया, लिम्फोमास, जबकि इनके लिए एपिथेलियल के लिए कार्सिनोमा वर्ड यूज़ करते हैं, कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा। ठीक हो गया। कुछ यहाँ पे भी आपको एक्सेप्शन वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर बता रहा है कि आगे मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं वो जो एपिथेलियल सेल से डिराइव्ड होते हैं तो उनको लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम, क्या यूज़ करते हैं हम, कार्सिनोमा यूज़ करते हैं। अब उस कार्सिनोमा की नेचर क्या है, उसकी शेप क्या है, तो अगर वो स्क्वेमस सेल की शेप है तो उसको बोलेंगे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की एग्जांपल आपको यहाँ से नजर आ रही है कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की। जबकि अगर उसकी शेप या उसका जो एनाटमी है वो रिजेंबल करती है ग्लैंडुलर पैटर्न जैसी है तो उसको बोलेंगे एडिनो कार्सिनोमा। जिस तरह लीवर का एडिनो कार्सिनोमा होता है, ब्रोंकियल एडिनो कार्सिनोमा होता है, ठीक है, ठीक है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हो गया, ओके, या एडिनो कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम हो गया। तो ये भी किस में आते हैं, इसी में आते हैं, एडिनो कार्सिनोमा। ठीक हो गया। अगर वो ग्लैंडुलर टिश्यू जैसा बिहेव कर रहे हैं, ठीक हो गया, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं बात। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम कर रहे हैं वो है मिक्स ट्यूमर। अब यहाँ पर इससे पहले जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये जो डायग्राम पढ़ी थी इसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो ट्यूमर्स हैं उनमें एक ही पैरेन्काइमल सेल टाइप है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो मिक्स ट्यूमर होते हैं, मिक्स ट्यूमर की निशानी ये है कि यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा पैरेन्काइमल सेल्स देखने को मिलते हैं, उनका ट्यूमर देखने को मिलता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि दो टाइप्स ऑफ ट्यूमर है एक ही टिश्यू के अंदर, एक ही सेम ट्यूमर के अंदर आपको दो मुख्तलिफ टाइप के देखने को मिले, न्यू प्लास्टिक सेल देखने को मिले, तो उसको बोलते हैं हम मिक्स ट्यूमर बोलते हैं। ठीक होगा। जैसे यहाँ पे लिखा होगा कि सम टाइप्स ऑफ ट्यूमर हैव मोर देन वन लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन, के एक से ज़्यादा डिफरेंशिएशन की लाइन होती है जिसकी वजह से आपको स्पेसिफिक पॉपुलेशन देखने को मिलती है। इसकी एग्जांपल है मिक्स ट्यूमर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। अब मिक्स ट्यूमर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड के अंदर आपको एपिथेलियल सेल का भी कंपोनेंट देखने को मिलता है और उसका स्ट्रोमा भी देखने को मिलता है। उस स्ट्रोमा के अंदर कार्टिलेज या बोन, यानी आपको डिफरेंट टिश्यू देखने को मिल रहे हैं एक ही ट्यूमर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो तमाम टिश्यू होते हैं मिक्स ट्यूमर के अंदर वो एक ही जर्म लाइन सेल से डिराइव होते हैं, एक ही जर्म लाइन, चाहे वो एक्टोडर्म से, चाहे ठीक है, तो वो एक्टोडर्म से हो तो वो एक ही जर्म लाइन से डिराइव होते हैं, ठीक है। लेकिन एक इसकी एक्सेप्शन भी देखने को मिलती है। इसकी एक्सेप्शन है टीराटोमा। टीराटोमा के अंदर एक या एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं जो एक से ज़्यादा जर्म लाइन से डिराइव होते हैं। जर्म लाइन का मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। अब जो होगा जो मिक्स ट्यूमर के अंदर मेनली ये एक ही जर्म लाइन से डिराइव होती थी, लेकिन जो टीराटोमा है एक से ज़्यादा जर्म लाइन से डिराइव होगी। तो उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ से नोट की हुई है कि द ट्यूमर्स मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ वेरियस टिश्यू अराइजिंग फ्रॉम टोटीपोटेंट सेल डिराइव्ड फ्रॉम 3 जर्म लेयर। तो 3 जर्म लेयर से हो गए तो उनको बोलेंगे हम टीराटोमा, यानी एक से ज़्यादा जर्म लेयर से डिराइव होने वाले हैं, ठीक हो गया। तो ये मेनली जो टीराटोमा होते हैं ये हमारे टोटीपोटेंशियल जर्म सेल से डिराइव होते हैं, उनमें ओरिजिनेट करते हैं। टोटीपोटेंशियल का मतलब होता है कि ऐसे सेल जो किसी भी सेल के अंदर डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, जबकि प्लूरीपोटेंट का मतलब होता है कि किसी एक स्पेसिफिक जर्म लाइन के। नॉर्मली ये सेल होते हैं ओवरी के अंदर, टेस्टिस के अंदर, उसके अलावा जो मिड लाइन एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर के अंदर, हेड एंड नेक में, सैक्रोकॉक्सिजियल रीजन के अंदर, मीडियस्टाइनम के अंदर, रिट्रोपेरिटोनियम के अंदर, ठीक हो गया। तो इनके अंदर आपको ये देखने को मिलते हैं। अब जैसे सेल है हमारी बॉडी के किसी भी सेल के अंदर डिफरेंशिएट हो सकते हैं, तो फिर टेराटोमा के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, डिफरेंट टाइप के ट्यूमर देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ओवेरियन सिस्टिक टेराटोमा, डर्मॉइड सिस्ट है, डर्मॉइड सिस्ट है। तो डर्मॉइड सिस्ट क्या करती है, डर्मॉइड सिस्टिक ट्यूमर बनाती है। सिस्टिक ट्यूमर के अंदर आपको स्क्वेमस एपिथेलियम भी देखने को मिलती है, हेयर भी देखने को मिलता है, सेबेशियस ग्लैंड भी देखने को मिलती है, और यहाँ तक कि आपको टूथ के स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद वो बताता है कि नोमेनक्लेचर के अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं। मिसाल के तौर पर कुछ ट्यूमर ऐसा होता है जो स्पेसिफिकली होता है मैलिग्नेंट के लिए, बिनाइन के लिए नहीं होता। लिम्फोमा, मेलानोमा मैंने बताया था, मेसोथीलियोमा और सेमिनोमा ये स्पेसिफिक होते हैं मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म के लिए। जबकि कुछ इसके अलावा भी कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ करती है। तो पहला है हिमाटोमा, ठीक है,
हिमाटोमा। हिमाटोमा का मतलब होता है कि किसी भी एक टिश्यू के अंदर जो होता है आर्किटेक्चर होता है कि पहले म्यूकोजा आना है, फिर सब म्यूकोजा आना है, फिर हमारा मस्कुलरिस एक्सटर्ना आना है, फिर सिरोजा आना है, तो इसकी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होती है। लेकिन अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन को किसी एक टिश्यू के अंदर खराब कर दो तो इसको बोलते हैं हिमाटोमा। ओमा वर्ड यूज़ हो रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, ये बिनाइन ट्यूमर है। ठीक हो गया, बिनाइन ट्यूमर है। आगे वो बता रहा है, इसका काज बता रहा है, इसका काज ये बता रहा है कि यहाँ पर आपको क्लोनल क्रोमोसोमल एब्रेशन देखने को मिलती है जो सोमैटिक म्यूटेशन की वजह से होती है, और सोमैटिक म्यूटेशन की वजह से इसको हम बिनाइन न्यूप्लाज्म OMA भी यूज़ हो रहा है, तो ये बिनाइन ट्यूमर है। जो कोरिस्टोमा ये भी एक बिनाइन ट्यूमर है। कोरिस्टोमा में होता क्या, कोरिस्टोमा में ये मतलब होता है कि जो एक टिश्यू नॉर्मली किसी जगह पे मौजूद नहीं होता वो इस जगह पे भी देखने को मिल सकता है। कि मिसाल के तौर पर आपको पता है कि जो पेनक्रियाटिक टिश्यू है नॉर्मली पेनक्रियाज के अंदर होता है, लेकिन कभी कभार ये नॉर्मल पेनक्रियाटिक टिश्यू आपको स्टोमक के सब म्यूकोजा के अंदर या स्मॉल इंटेस्टाइन के सब म्यूकोजा के अंदर भी देखने को मिलता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं कोरिस्टोमा। तो कोरिस्टोमा ये कहते हैं कि अगर वो उस जगह के ऊपर एबनॉर्मल जगह के ऊपर डिस्प्लेस हो जाए, किसी एबनॉर्मल जगह के ऊपर ऑक्यूपाई हो जाए, इसको बोलते हैं हीटरोटॉपिक रेस्ट ऑफ सेल या एक्टोपिक डेपोजिशन, तो वहाँ पे ये कैंसर भी कॉज करवा सकता है। इसकी फेमस एग्जांपल है ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, तो ये हमने पढ़ना है इसमें GIT के अंदर। ठीक हो गया, तो ये था हमारा बेसिक ओवरव्यू नोमेनक्लेचर बिनाइन और मैलिग्नेंट का। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो, काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है लेकिन इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, तो उसको लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट।